गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो हम लोगों की अभी सेशन चल रही है 69th BPSC में हिस्ट्री की सेशन चल रही है, जो कि बिहार से संदर्भित होगा आपका हिस्ट्री, यानी बिहार की जो इतिहास है वहाँ से हम लोग अभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। हम लोगों की प्लानिंग क्या है, जो हम लोगों की स्ट्रेटेजी एक बनी है वो क्या है कि वीक में 3 डेज आपकी साइंस की क्लास होगी और वीक में 3 डेज आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी, स्पेशली उसमें बिहार की हिस्ट्री होगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आज हिस्ट्री में कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है दामोदर ताम्रपात्र लेक। यहाँ पर आप एक वर्ड का मिस्टेक पा रहे हैं, है ना? यह वामोदर नहीं है, यह है दामोदर। दामोदर, ओके, दामोदर। दामोदर ताम्रपात्र लेक जो स्थानीय प्रशासन का विवरण प्रस्तुत करता है, किसके शासनकाल से संबंध है? ऑप्शन है रामगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। जिसने कुमारगुप्त प्रथम के बारे में 2-4 पॉइंट्स और जान ले कि कुमारगुप्त प्रथम ने ही क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, कुमारगुप्त। ओके, इसने उपाधि कौन सा धारण किया था? तो इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। महेंद्रादित्य की, महेंद्रादित्य। ओके, महेंद्रादित्य की इसने उपाधि धारण की थी। जो टाइम पीरियड कब से कब तक है? 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक। ओके, उपाधि कौन सी थी? महेंद्रादित्य। क्लियर? और अगर सर्वाधिक बात की जाए, जिस तरह से दिया गया है ताम्रपात्र लेक, अगर सर्वाधिक अभिलेख की बात की जाए तो सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वह कुमारगुप्त के समय में ही प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख की प्राप्ति। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो हो गई कुमारगुप्त को लेकर के, इनके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स जो आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं दामोदर ताम्रपात्र लेक पर। तो यहाँ पर एक सवाल और बनता है जो आपके क्वेश्चन से है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस अभिलेख में स्थानीय प्रशासन का विवरण प्रस्तुत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दामोदर ताम्रपात्र लेक जो है उसका संबंध किससे है, तो क्या होगा? स्थानीय प्रशासन यानी लोकल गवर्नेंस से उसका संबंध है। क्लियर? और दूसरा प्रश्न ये है कि दामोदर ताम्रपात्र जो लेक है यह कहाँ पर है? तो यह बांग्लादेश, बांग्लादेश के दिनाजपुर। ओके, दिनाजपुर, जिसे उस समय में किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? पुंड्रवर्धन के नाम से, पुंड्रवर्धन के नाम से, पुंड्रवर्धन के नाम से यह जाना जाता था। और यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक, पुंड्रवर्धन का शासक कौन था? चीरादत्त, चीरादत्त। ओके, शासक कौन था? शासक कौन था? चीरादत्त। क्लियर? शासक चीरादत्त था। पुंड्रवर्धन का शासक चीरादत्त था। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया और यह इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है देख लेते हैं। महावीर स्वामी के देहांत के पश्चात निम्नलिखित में से कौन जैन संघ का क्या हो गया? आध्यात्मिक जो है प्रमुख नियुक्त हुआ है। किसके मृत्यु के बाद? महावीर स्वामी के देहांत के पश्चात। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि महावीर स्वामी, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? सुधर्मन है, जम्बू स्वामी, गोशाल है, गौतम, इंद्रभूति है। एक्चुअली होता क्या है कि जब महावीर स्वामी के जो फॉलोअर्स तो बहुत थे, लेकिन उन फॉलोअर्स में भी कुछ होते हैं कि प्रमुख होते हैं फॉलोअर्स में, उनके अनुयायियों में। तो 11 इनके जो प्रमुख अनुयायी थे, 11 प्रमुख इनके अनुयायी थे। ओके, 11 प्रमुख इनके अनुयायी थे, अनुयायी। और इन्हीं अनुयायी को क्या बोला जाता था? इन्हीं अनुयायियों को, अगर आप बोला जाए इन्हीं अनुयायियों को, इन्हीं अनुयायियों को, ओके, इनके जो फॉलोवर्स है इन्हीं क्या बोल सकते हैं कि इन्हीं अनुयायियों को, ओके, अनुयायियों। ठीक है, इन्हीं अनुयायियों को क्या बोला जाता था? गणधर, गणधर। ठीक है, गणधर बोला जाता था। गणधर, ये वर्ड कभी भी अगर पूछे कि गणधर का मतलब क्या हो गया, तो जो महावीर स्वामी थे इनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, उन फॉलोवर्स में 11 जो है मेन थे, प्रमुख थे, तो उनको बोला जाता था गणधर। और गणधर का जो प्रमुख नियुक्त किया गया था वह सुधर्मन को नियुक्त किया गया था। इसी का जो प्रमुख नियुक्त किया गया वो किसको नियुक्त किया गया? सुधर्मन को। तो किसकी मृत्यु के पश्चात? महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अजात शत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ वर्षों तक युद्ध किया था? सवाल यहाँ पूछा है अजात शत्रु को लेकर के,
किसने? पूर्वी भारत पर। ऑप्शन दिया है रामग्राम के कोल्हे, वैशाली के लिच्छवी, पावा और कुशी के मल और मिथिला के विदेह। ओके, तो इसने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए इसका वैशाली के साथ, जो वैशाली के लिच्छवी थे उसने उनके साथ इसका क्या लगातार जो है ये लगातार कुछ वर्षों तक इसका युद्ध जो है वो चलता रहा था वैशाली के लिच्छवी। और इसमें जो बोला जाए कि इस युद्ध के लिए जो मेन भूमिका बोल सकते हैं ना कि हर जगह एक कूटनीतिज्ञ होता है, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि महाभारत में शकुनी का रोल था, अगर शकुनी मामा नहीं होते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, तो शायद महाभारत नहीं होता। ओके, तो ये हर जगह एक कूटनीतिज्ञ मिल जाएगा। तो यहाँ पर कूटनीतिज्ञ या उसका सलाहकार मंत्री जो था वो कौन था? वत्सकार। कौन था? वत्सकार। ये पूछता है, ठीक है। अजात शत्रु का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अजात शत्रु का सलाहकार मंत्री, या आप यहां पर कर सकते हैं कूटनीतिज्ञ। ओके, कूटनीतिज्ञ कौन था? वत्सकार। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। ओके, वत्सकार। क्लियर? वत्सकार। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य शासन काल में पिंडकर किस प्रकार का कर था? ऑप्शन है गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला कर, एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर, श्रम के रूप में दिया जाने वाला कर, सिंचाई पर लगने वाला कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर। एक ग्राम से क्या होगा? संयुक्त रूप से संग्रहित कर। ओके, चलिए, एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? कौन सा स्थान जो है इक्ष्वाकु शासकों को लेकर के पूछा है? ऑप्शन है नागार्जुन कंड नहीं है, ये नागार्जुन कोंडा है। ये क्या है? नागार्जुन कोंडा है। ओके, नागार्जुन कोंडा, विजयनगर, विजयवाड़ा, अमरावती। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कि विजयपुरी को निरूपित करता है, विजयपुरी। तो इस नाम से ऐसा लगेगा जैसे आंसर हो सकता है कहीं विजयनगर ना हो जाए, विजयवाड़ा ना हो जाए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन कोंडा, जो कि इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को यह इंगित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांची के स्तूप का संबंध किससे है? अशोक से है, अशोक से है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को के द्वारा सांची के स्तूप को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को के द्वारा सांची स्तूप को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम दिए गए हैं और उनके साथ बोला है कि उनका जो स्थान है उसको मैच करना है। तो मैच ए में आश्रम है, मैच बी में स्थान है। मैच ए में क्या क्या है? सत्याग्रह आश्रम है, अनाशक्ति आश्रम है, सेवाग्राम आश्रम है, फिनिक्स आश्रम है। ओके, इधर डरबन, वर्धा, कोसानी, कोचरब ये है। तो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो सबसे आसान आप लोगों को लगेगा वो है सत्याग्रह आश्रम और दूसरा लगेगा फिनिक्स आश्रम, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है। आपको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, तो सत्याग्रह आश्रम का क्या हो जाएगा? सत्याग्रह आश्रम यानी कोचरब, अहमदाबाद। सत्याग्रह आश्रम यानी कोचरब, अहमदाबाद। दूसरे ऑप्शन क्या है हम लोग का जो कॉमन क्वेश्चन है, एक क्या है? फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम कहां पर है? या डरबन यानी साउथ अफ्रीका में हो गया फिनिक्स आश्रम। तो अब बात आती है कि रेस्ट ऑफ टू यानी अनाशक्ति आश्रम और सेवाग्राम आश्रम कहां होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अनाशक्ति आश्रम कोसानी उत्तराखंड होगा और सेवाग्राम आश्रम आपका वर्धा। यानी आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन सी आंसर ए होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। क्लियर? डी का 1 क्लियर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? अकबर है, हुमायूं हो, जहांगीर है, बाबर है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो क्वेश्चन पूछा गया है किसके? मनसबदारी प्रथा के ऊपर है। ओके, मनसबदारी प्रथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। लेकिन आखिर ये मनसबदारी प्रथा है क्या? तो केवल इस वर्ड को ध्यान रखिए, जो मनसब है, मनसब, ये मनसब क्या होता था? ये रैंक होता था, एक पद होता था। ये रैंक होता था, एक पद होता था। ओके, यह मनसब क्या है? एक रैंक है, एक पद है, जो किसको दिया जाता था? जैसे अशोक के समय में क्या होता था, ये जो आप देख सकते हैं, इसे आप ऐसा समझे कि पहले क्या होता था कि एक जागीरदारी, जैसे आप ये सब प्रकार का कि एक रैंक, जैसे क्लास 1 ऑफिसर मान लीजिए। ठीक है, एक क्लास 1 ऑफिसर है,
या ग्रेड ए ऑफिसर हो गया और क्लास 2 ऑफिसर। तो क्लास 1 के ऑफिसर को देखेंगे कि बहुत तरह की फैसिलिटीज़ होती है। अब सिंपली से अगर और भी समझना है तो उनके पास सपोज जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं उनके पास 3 बेडरूम्स के अगर फ्लैट मिले हैं तो क्लास 2 ऑफिसर को 2 बेडरूम्स का मिलेगा। थोड़ा ये डिफरेंस को इस तरह से समझें, ठीक है। तो ये एक रैंक और एक पद था जो उनके हिसाब से, और इस मनसबदारी में क्या होता था कि उस समय में क्या है, सबसे फेमस काम क्या होता था कि सेना को रखना, ठीक है। तो सेना को जो रखने का उनका था कि कौन सेना कितना अपने पास घुड़सवारी वगैरह रखेगा, तो उनके रैंक के हिसाब से रखता था। तो जिसके पास जितनी मनसब मिली हुई है अपने पास, वो उतनी ही घुड़सवारी सेना को रख सकता था। ओके, एक्सक्यूज मी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सॉरी। चलिए, वो थोड़ा चार्जिंग का कुछ इश्यूज आ रहा था तो इसलिए देखना था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हाँ, हम लोग कहाँ पर थे कि भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का जो है प्रचलन किया गया था। तो हमारा क्या है, अकबर। हाँ, आंसर अकबर दिया गया है, हुमायूं है, जहांगीर है, बाबर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, अकबर होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं मनसबदारी पे। तो मनसबदारी है क्या, यह क्या है, एक मनसब। सबसे पहले इस वर्ड से समझें कि ये क्या है, मनसब यानी रैंक या पद होता था। मनसब का मतलब क्या हो गया, रैंक या पद। तो इसका क्या होता था कि जो मनसबदार होते थे, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मनसबदार होते थे, ठीक है, मनसबदार, मनसब क्या हो गया, रैंक, रैंक पद हो गया, और उसको जिसे ये पद दिया गया, रैंक दिया गया, उसको दार बोला गया, मनसबदार उसे ही कहा गया। ओके, मनसबदार। तो ये जो मनसबदार होते थे, मनसबदार होते थे, ये क्या करते थे, अपनी जो भी इनकी श्रेणी होती थी, ये क्या करते थे, मनसबदार श्रेणी या पद, ठीक है, श्रेणी या पद, आप इसको कह सकते हैं श्रेणी या पद के अनुसार, इस श्रेणी या पद या रैंक, ठीक है, या रैंक, इन तीनों के अनुसार ये क्या करते थे, घुड़सवार सैनिक। मेनली यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखिएगा, घुड़सवार सैनिक का, ठीक है। जैसे क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर की फैसिलिटीज वगैरह होती हैं, तो दूसरे से यहाँ पर क्या हो गया, घुड़सवार सैनिक। ये क्या करते थे, घुड़सवार सैनिक। ओके, घुड़सवार सैनिक क्या करते थे, घुड़सवार सैनिक रखते थे, ठीक है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि इससे पहले इस मनसबदारी में क्या किया गया, नगद वेतन देने की व्यवस्था की। इसमें क्या किया गया, जो नगद वेतन, इसमें होता था क्या, इस नगद वेतन, नगद वेतन। एक्चुअली इससे पहले क्या प्रथा प्रचलित थी, इससे पहले क्या थी, जागीर देने की प्रथा थी, है ना, जिसे जागीरदारी बोला गया, जागीर देने की प्रथा होती थी, जागीर दे दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या किया गया कि नहीं, नगद देना है। ओके, नगद देने की प्रथा, इसमें क्या था, नगद वेतन देने की प्रथा प्रचलित थी। ओके, चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन क्या क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इनका एक जो है बहुत फेमस क्या है, हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इस पे, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ओके, क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, जो काफी एक आप बोल सकते हैं कि यह बहुत ही प्रचलित है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना, ओके, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी, समुद्रगुप्त के द्वारा, और इसका दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था, हरिसेन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय शिल्प कला में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है।
प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में? राम, महावीर, सूर्य, बुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध। बुद्ध क्यों होगा? देखिए, होता क्या था कि जब जब कुषाण काल था, ठीक है, कुषाण काल था, तो कुषाण काल के समय प्रथम बार ऐसा हुआ कि उस समय से कुषाण काल के समय से ये प्रारंभ हुआ था कि बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन, ओके, बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन आरंभ हो गया था, तो उनकी पूजा आरंभ की गई कब? कुषाण काल के समय में, ओके, कुषाण काल के समय से। लेकिन कुषाण काल के पूर्व पूर्व जो होता कैसे बुद्ध को किस प्रकार से दर्शाया गया? तो एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि जब मूर्ति का प्रारंभ हुआ है कब? कुषाण काल से, तो उससे पहले प्रतीक को लोग मानते थे कि ये प्रतीक है मतलब बुद्ध का है। तो एक रिक्त सिंहासन के रूप में किसको दर्शाया गया था? बुद्ध को दर्शाया गया था। जैसे कहते हैं ना कि महावीर जो महावीर जैन जो थे 24वें तीर्थंकर, या पूरे 24 की आप देख लें तो आदिनाथ का बैल हो गया, या नेमिनाथ का नीलकमल हो गया, या पार्श्वनाथ का सर्प हो गया, महावीर का कौन सा है? तो उनका सिंह हो गया। तो ये उनके प्रतीक चिन्ह है, ओके। तो इस प्रकार से बुद्ध का जो एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया, ये क्वेश्चन आपके आईएएस में भी पूछा हुआ है, ठीक है। किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? तो बुद्ध को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? बुद्ध को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का जो प्रयोग है वो कुल के अर्थ में किया गया है? गोत्र शब्द का प्रयोग कैसे कुल के अर्थ में किया गया है? तो क्या है? अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद में। सबसे पहले अथर्ववेद में ही बताया गया था कि गोत्र शब्द का जो प्रयोग है वो कुल के अर्थ में किया गया। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है। अथर्ववेद किसके बारे में है? तंत्र मंत्र हो गया। इसके अलावा अगर बोला जाए तो इसमें किससे संबंधित है ये? अथर्ववेद औषधि विज्ञान होगा, औषधि विज्ञान से भी संबंधित है। औषधि विज्ञान हो गया, औषधि विज्ञान से संबंधित, ओके, औषधि विज्ञान से संबंधित हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बारे में और कोई फैक्ट्स अगर लिखना चाहें तो इसके जो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? इसके जो दो ग्रंथ है, क्या नाम है? एक तो हो गया ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौन सा है? गौपथ ब्राह्मण, है ना, गौपथ ब्राह्मण, जो कि काफी प्रचलित है। दूसरा कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण, ये काफी प्रचलित है, गोपथ ब्राह्मण, ओके। ये क्या हो गया? काफी प्रचलित है ये गोपथ ब्राह्मण, ये बहुत प्रचलित है गोपथ ब्राह्मण, ओके। अगर बात की जाए इनके कौन कौन से उपनिषद हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा? ऐसे ध्यान रखिएगा कि टोटल उपनिषद की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ओके। सबसे पहले एक चीज है कि मैं मोस्ट ऑफ द जो इंफॉर्मेशन देती हूँ ये ध्यान रखिएगा कि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके कौन कौन से इसके उपनिषद हैं? तो क्या है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद हो गया। और कौन सा हो गया? मुंडक्यो उपनिषद, मांडक्यो उपनिषद, ओके। उसके अलावा प्रश्न उपनिषद, ठीक है। तो ये 3 आपके उपनिषद हो गए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? तो अवंती, वत्स, अंग, मत्स्य। तो मत्स्य अगर वर्तमान में भी थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे तो अवंती जो है आपका क्या है? उत्तरी अवंती, और ये सब कहाँ चला जाएगा? सब एमपी तरफ चला जाएगा, तो यमुना का कोई सवाल ही नहीं है वहां पर। अब अंग की बात करें तो ये बिहार में चला जाएगा, ठीक है, अंग। तो यहाँ पे भी बिहार में यमुना नदी का कोई मतलब नहीं है। मत्स्य की बात करें तो ये राजस्थान का जो विराटनगर है वहां, यानी राजस्थान, कुल मिलाकर के राजस्थान तरफ ये जाएगा, तो वहां पे यमुना नदी का कोई सवाल नहीं है। तो अब बात आती है कि कौन सा महाजनपद? तो रेस्ट कौन सा हो गया? वत्स महाजनपद जो है इसका क्या है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ है? वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। और इसका सबसे जो प्रसिद्ध शासक था, ठीक है, कौन था? उदयन। इसका प्रसिद्ध शासक कौन रहा? उदयन, ओके। उदयन जो है इसका सबसे एक महत्वपूर्ण शासक बोल सकते हैं या प्रसिद्ध शासक रहा है, वो कौन था? उदयन, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए, सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के जारी किए? तो इसको बिल्कुल रट जाइएगा कि 100 से क्या होता है? 100 से सीसा है और 100 से सातवाहन होता है, ठीक है। सातवाहन, सीसा ही नहीं, जहाज आ जाए, जहाज के ऊपर वो जो उसका पताका होता है ना, वो सब कुछ भी आ जाए,
जो वो लहराता है पताका, वो सब कुछ भी आ जाए तो सब में सातवाहन, सब में सातवाहन, क्योंकि क्वेश्चन एक ऑलरेडी ऐसा पूछा जा चुका है कि ये किसके जो जहाज पर जो पताकाएं होती है ना वो लहराती हैं, तो क्या होगा, जो पताके का सिंबल है वो किसके है, तो यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के पर। ओके, यज्ञ, और वो भी क्या था, सातवाहन शासक ही था। तो ऐसा कुछ भी आता है तो क्या होगा, सातवाहन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, मछली का चिन्ह आ जाए, इस तरह से कुछ भी आए तो ये सब कहाँ जाएगा, सब सातवाहन में चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिया है, राष्ट्रकूट है, चोल है, सातवाहन है, चालुक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवाहन। सातवाहन सिक्कों के जो शीशे के सिक्के जारी किए गए वो सातवाहन, प्लस एक चीज और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जहाज हो जाए। ठीक है, अब जहाज पे पताका लहरा है या जो भी हो, जहाज प्लस अगर बोला जाए कि शासकों के चित्र, तो शासकों के चित्र आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली यहाँ पे जहाज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहाज और शीशे, ये दोनों वर्ड को ध्यान रखिएगा। शीशा, जहाज और शीशा जहां आ जाए सातवाहन को करके आइएगा। ओके, चलिए कुछ कुछ ऐसे ट्रिक ध्यान रखिएगा। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन किस गवर्नर जनरल का था? भाई जानने का पूरा अधिकार है ना, क्योंकि उन लोगों ने क्या कहा, जो ब्रिटिश जो है वो हम लोगों के बारे में क्या बोल करके गए कि ये हम लोग जो हैं क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, प्रत्येक नागरिक। ओके, तो ये स्टेटमेंट किस गवर्नर जनरल का है? कौन वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने कहा था? तो ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लीटन, वारन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका टाइम पीरियड 1786 से लेकर 93 तक था, और इसी के समय में अस्थाई बंदोबस्त। इसके बारे में दूसरा पॉइंट क्या होगा, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, जमींदारी, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी किसके समय की है? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो इसका स्टेटमेंट था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसे भी मैच करना, क्या दिया गया है, बिहार के पुरस्कार है और दूसरा तरफ है क्षेत्र दिया गया कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। देख लेते हैं क्या क्या है। चाणक्य पुरस्कार, विद्यापति पुरस्कार, मंडन मिश्र पुरस्कार, काशी प्रसाद जायसवाल। ओके, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, चाणक्य पुरस्कार। तो कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन में समझ में ना भी आए तो चाणक्य को जो याद किया जाता है उसकी कूटनीतिज्ञ के लिए, है ना, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। ओके, तो यहाँ पर मैच कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको मिला देना है कि चाणक्य क्या होगा, राजनीति शास्त्र हो गया, चाणक्य राजनीति शास्त्र, यानी ए का 3 हो गया। ओके, अब आपके पास ऑप्शन, सपोज बता रही हूं, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ए का 3 हो गया। अब है विद्यापति, तो विद्यापति का जो संबंध वो किससे है, हिंदी में रचित लोक साहित्य पुरस्कार से। उसके बाद आता है मंडन मिश्र पुरस्कार, जो कि आपका जाएगा धर्म एवं दर्शन, एंड काशी प्रसाद जायसवाल इतिहास एवं संस्कृति, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2। सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? भारत अभियान के समय में देख लेते हैं, इब्न बतूता, अलुबरनी, मोहम्मद जायसी, हबीब, हासिम। यहाँ पर ना ऑप्शन ई मेंशन नहीं है, बट ये समझिएगा ऑप्शन ई, हालांकि आंसर भी नहीं था, तो कभी कभी वो होता है, वो स्किप हो गई है गलती से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अल बरूनी, जो कि ये खुद महमूद गजनी, ये क्या हुआ था, महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान था। ओके, ये इसकी जो रचना है, उसकी रचना जो है वो अरबी भाषा में है, अरबी भाषा में है। ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी पूछ लेता है ना, तो इनकी रचना को ध्यान रखिएगा हमेशा कि अरबी भाषा में है। अब सवाल आता है फारसी, तो फारसी इनकी क्या थी, मातृभाषा थी। फारसी क्या थी, मातृभाषा, मातृभाषा। ओके, अब बात आती इसके अलावा इनको क्या क्या पता था, इसके अलावा और कौन कौन से भाषाओं का ज्ञान था? तो क्या होगा, सीरियाई, आप लिख सकते हैं सीरियाई भाषा जानते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सोचिए ये कितना विद्वान है, सीरियाई भाषा, संस्कृत भी जानते थे। ठीक है, संस्कृत भी कभी इनका नॉलेज था, और दूसरा क्या हो जाएगा, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा। ठीक है, यूनानी भाषा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? कब? 1857 के जो विद्रोह हुआ था, कानपुर में किसने किया था? एज सभी को ध्यान होगा, नाना साहब। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। ऑप्शन दिया हुआ है नाना साहब, है ना। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि उसके ऑप्शंस को भी पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल वो कहाँ रहना चाहिए, बिल्कुल वो टंग पे रहना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए, नाना साहब, नाना साहब। ओके, चलिए
और वीर कुंवर सिंह का ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का पेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछ ही लेता है। इनका संबंध कहां से है? जगदीशपुर, जगदीशपुर, ओके, जगदीशपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये तो बाय मिस्टेक का क्वेश्चन आ गया, ओके, बाय मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सल्तनत काल में मुस्तौफी-ए-ममालिक नामक अधिकारी किस कार्य से संबंधित था? तो क्या होगा? दान से, सेना से, लेखा परीक्षण से, न्याय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्तनत काल में। एक्चुअली जो अधिकारी हैं सल्तनत काल के बहुत सारे हैं, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से मैं एक एक दे करके आप लोगों को बताऊंगी और उतना ही करके जाइएगा। होप सो, मतलब चांसेस पूरा रहेगा कि आपका क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें से वो आ जाएगा, ठीक है। तो सल्तनत काल में मुस्तौफी-ए-ममालिक जो नामक अधिकारी हैं, इसका संबंध किससे था? लेखा परीक्षण से, ओके, लेखा परीक्षण से, लेखा परीक्षण से इसका संबंध रहा है। दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखतः शेरशाह सूरी पर केंद्रित की थी? शेरशाह सूरी पर याया सरहिंदी, अब्बास खान सरवानी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? अब्बास खान सरवानी। एक्चुअली ये क्या थे? अब्बास खान सरवानी के बारे में जान ले कि अकबर के दरबार में, ठीक है, अकबर का ये क्या था? वाक्या नवीस। क्या था? वाक्या नवीस, नवीस, ओके। और वाक्या नवीस का मतलब होता है जो घटनाएं होती है ना, जो घटनाएं जो होती है उन घटनाओं को दस्तावेज को के रूप में रखना, ठीक है। जो घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे जो भी घटनाएं हो चुकी हैं, घटनाओं का दस्तावेज रखना। आप ऐसे लिख लें, जो भी घटनाएं घटित हो चुकी, घटनाओं का दस्तावेज, ठीक है, घटनाओं का दस्तावेज रखने वाला, घटनाओं का दस्तावेज रखने वाला। या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि जो घटनाएं हुई हैं उन सब का रिकॉर्ड एक जगह मेंटेन है, ठीक है। थोड़ा सा और समझने के लिए घटनाओं का दस्तावेज या रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड लिख लीजिए, ठीक है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखने वाला, थोड़ा ये भी समझ में आ जाएगा रिकॉर्ड, कि जो भी घटना, बहुत आसानी से इसको समझ, कभी भी कुछ समझना हो तो उसके लिए सबसे ये होता है, जरूरी नहीं कि आप इसी भाषा में समझें, आप सबसे इजिएस्ट किस वर्ड से समझ सकते हैं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो घटनाएं घटित होती हैं उन सबका जो एक दस्तावेज होता है ना, कि चलो एक फाइल बना दी गई, एक फाइल बनी हुई है, एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, कि कभी अगर कुछ वैसा देखना हुआ उसे उलट करके तो क्या उस घटना को जाके देखा जा सकता है कि कब कब कहाँ पर क्या घटित हुआ था, ओके। तो उसको रिकॉर्ड रखने वाले को क्या बोला गया? वाकया। वाकया का मतलब क्या होता है? अरे एक वाकया हुआ था, कभी तुम्हें याद है कुछ ऐसा एक वाकया जो घटित हुआ था? एक वाकया किससे संबंधित हो गया? घटित, यानी घटित किसी घटना से, तो वही वाकया नवीस हो गया, यानी घटनाओं को, घटनाओं का दस्तावेज रखने वाला या रिकॉर्ड रखने वाला, ओके, रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी को क्या बोला जाता था? वाक्या नवीस, ठीक है। तो इसी, तो अकबर के निर्देश पे ही, अकबर के निर्देश पे ही जो अब्बास खान सरवानी ने क्या किया था? अकबर के निर्देश पे ही, निर्देश पर ही इसने क्या लिखा था? इसने क्या लिखा था? तारीख ए शेरशाह, तारीख ए शेरशाह, तारीख ए शेरशाह, ठीक है। और इसी तारीख ए शेरशाह जो रचना है, इसी में उसने शेरशाह सूरी पर उसको केंद्रित किया हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिहार की पहली मैथिली भाषा की फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की क्या होगी? गरीबी, सौदागर, जमींदार की बेटी, कन्यादान, ओके, कन्यादान। टाइम रहे तो आज ही जाकर देख लीजिएगा, है ना, मिल जाएगा। कन्यादान पहली फिल्म है भाई बिहार की, वो तो जरूर, अगर टाइम मिले तो जरूर कोशिश कीजिएगा देख लेने के लिए, ओके। जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जनवरी, यानी ये कब हुआ था? जनवरी, डेट भी थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिए, ओके। 23 जनवरी की घटना है ये, 23 जनवरी, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है दक्कन के सल्तनत एवं विजयनगर साम्राज्य के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, मराठों और अंग्रेजों के मध्य, अफगान और मराठों के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दक्कन के सल्तनतों। तो कौन कौन इसमें शामिल था? दक्कन के सल्तनत कौन कौन आएगा? बीजापुर, अहमदनगर, अहमदनगर, उसके अलावा गोलकुंडा, बीदर, बरार, ओके। और वर्सेस किसके बीच हुआ था? विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, जिसमें कि पराजय कौन हुआ था? विजयनगर ही पराजय हुआ था, ठीक है। क्योंकि इसका जो शासक था, इसका शासक कौन था? सदाशिव राव, सदाशिव, सदाशिव राय इसका शासक था। और ये बहुत एक कठपुतली के समान ही शासक था, ठीक है। इसको बहुत कोई एक हम बोल, अगर शासक बहुत स्ट्रांग होता तो ये पराजय का सामना ही नहीं करना पड़ता,
चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के पुरस्कार दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार, डॉक्टर सच्चिदानंद पुरस्कार, अमरनाथ झा पुरस्कार, राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार। यहाँ क्या है, अर्थशास्त्र के लिए, नाटक एवं रंगमंच के लिए, विधि साहित्य के लिए, बाल साहित्य के लिए। ओके चलिए तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या हो जाएगा। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार ये होगा, सॉरी ये इधर आ गया, हाँ, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार क्या हो जाएगा, बाल साहित्य के लिए। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार क्या हो जाएगा, बाल साहित्य के लिए। उसके बाद आपका आता है डॉक्टर सच्चिदानंद पुरस्कार, ओके, विधि साहित्य के लिए, विधि साहित्य के लिए। फिर है आपके पास अमरनाथ झा पुरस्कार, सॉरी 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 ये नहीं होगा, एक मिनट, ये ऑप्शन कुछ गलत यहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से क्या दिया गया है, ये बिहार का क्षेत्र में गोरखनाथ, ऑप्शन को देखते हुए इसका गोरखनाथ सिंह पुरस्कार हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, ये क्या होगा, अर्थशास्त्र के लिए ये होगा। ओके, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद पुरस्कार, ये होगा 3 के लिए। ठीक है, 3। अमरनाथ झा पुरस्कार ये हो जाएगा आपका बाल साहित्य के लिए। एंड राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार जो है यह नाटक एवं रंगमंच के लिए। यानी ए का 1, बी का 3, B3, ठीक है, C 4 एंड D2। ठीक है, चलिए तो D इज योर राइट आंसर, D इज योर राइट आंसर। एक्चुअली क्या होता है ना, मैच भी करना थोड़ा बहुत संभल के करना पड़ता है, एक भी मिस्टेक हुआ तो पूरा वो मिस्टेक हो जाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति से 1739 ईस्वी में मराठों ने क्या किया था, साल्सेट तथा वसीन को जीता था। मराठों ने, वहां में नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ने मराठों ने साल्सेट और वसीन को जीता था। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। राइट आंसर पुर्तगाली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार विधान परिषद के प्रारंभिक नाम तथा स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। तो क्या दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद बिहार। अच्छा, इसमें आपका ऑप्शन भी नहीं दिया गया है ना, कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है, ये भी मैच करने के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं दिया गया है, तो खैर चलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही बता दे रही हूँ इसका। बिहार विधान परिषद के प्रारंभिक नाम तथा स्थापना का वर्ष दिया गया है। ओके, बिहार विधान परिषद के प्रारंभिक नाम, परिषद के प्रारंभिक नाम तथा स्थापना वर्ष दिया गया है। तो क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद। लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद हो जाएगा 1913। बिहार उड़ीसा विधान परिषद 1921। बिहार विधान परिषद 1936। ठीक है, 1936। हालांकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को दोबारा मैं फिर से दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया है, इसको एक्चुअली मैच में देना था। ओके, इस क्वेश्चन को मैच में देना था, बट ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। इस क्वेश्चन को ना दोबारा फिर किसी दिन एक क्वेश्चन ऐड कर दूंगी। ठीक है, वैसे इसका आंसर तो मैंने बता दिया है, बट जो यहाँ पे एक मैच होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं किसी दिन ऐड करवा दूंगी। ठीक है, अभी आप लोग बस डायरेक्ट आंसर को देख लीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद 1913, बिहार उड़ीसा विधान परिषद 1921 एंड बिहार विधान परिषद 1936। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके तो आज की क्लास क्या, हम लोगों के पास कितने, हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को देखे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव देना हो क्लास के रिगार्डिंग, या कोई आपके कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट्स हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर मंडे, आपकी साइंस की क्लास। मंडे कौन सी होगी, साइंस की क्लास होगी। ओके चलिए, तो फिर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।